भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कदम पड़ते ही इतिहास ने नया रुख लेना शुरू कर दिया था। इसकी शुरुआत अगस्त 1608 से हुई थी। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने गुजरात के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर को खड़ा किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के आने की घोषणा की। दोस्तों आपको बता दें, यह वह दौर था जब हिंद महासागर में ब्रिटेन के व्यापारिक प्रतिद्वंदी डच और पुर्तगाली का दबदबा हुआ करता था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नया अध्याय लिखने वाली है, लेकिन इनके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा मुगल थे। अकबर की मौत हो चुकी थी। मुगल साम्राज्य की कमान औरंगजेब और जहांगीर के हाथों में थी। मशहूर इतिहासकार विलियम डेलरीपर लिखते हैं कि हॉकिंस को यह बात समझ आ चुकी थी, उनसे युद्ध लड़ने की गलती नहीं की जा सकती। मुगलों के रहते अंग्रेजों को अपनी मर्जी के मुताबिक कारोबार करना मुश्किल था, इसलिए शुरू हुआ मुगलों को मनाने का दौर। हॉकिंस मुगल की राजधानी आगरा पहुंचे। कम पढ़े लिखे हॉकिंस ने जहांगीर के व्यापार करने की अनुमति मांगी, लेकिन असफल रहे। उसके बाद ब्रिटिश संसद के सदस्य सर थॉमस रो को शाही दूत के रूप में भेजा गया। सर थॉमस रो 1615 में आगरा पहुंचे और बादशाह को तोहफे दिए। इसमें शिकारी कुत्ते और उनकी पसंदीदा शराब थी। जहांगीर नहीं चाहता था कि अंग्रेज यहाँ व्यापार करे, इसलिए जबकि वो बात करने जाते तो बादशाह कारोबार की जगह घोड़े, कलाकृतियां और शराब की चर्चा करने लगता। करीब 3 साल की जी हुजूरी के बाद थॉमस रो को सफलता मिली। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक समझौते पर दस्तखत किए और यह तय हुआ कि कंपनी और ब्रिटेन के साथ सभी व्यापारियों को उपमहाद्वीपों के प्रत्येक बंदरगाह के साथ सामान खरीदने और बेचने की अनुमति रहेगी। इसके बाद बदले में उसने यूरोपीय उत्पाद भारत को देने की बात कही गई। साल 1670 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लड़ने की अनुमति दी। इनके बाद ब्रिटिश सेना ने भारत में पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी प्रतिद्वंदी को जंग में हराकर बंगाल के तटीय क्षेत्रों पर कब्जा किया। 17वीं शताब्दी में मुगलों से सामना हुआ। क्योंकि मुगल बादशाह की सेना पहले से तैयार थी, इसलिए जीत भी उन्हीं को हासिल होनी थी। इतना ही नहीं, अंग्रेजों को बंगाल से बाहर का रास्ता दिखाया गया। सूरत के कारखाने बंद कर दिए गए। कर्मचारियों को कैदियों की तरह व्यवहार किया गया। नतीजा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मुगलों से माफी मांगने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ब्रिटिश सम्राट ने मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर से माफी मांगी और बादशाह ने 1690 में कंपनी को माफ किया। औरंगजेब की मौत के बाद मुगलों का दबदबा घटता गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 2.5 लाख सैनिकों की फौज थी। उसका इस्तेमाल भारत के कई हिस्सों में कब्जा करने के लिए किया गया। धीरे धीरे भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक के अधीन आ गया। इतिहासकार सैयद हसन रियाज लिखते हैं कि यह वह दौर है जब एक लाइन लोगों की जुबान पर रहती थी, दुनिया खुदा की, मुल्क बादशाह का और हुक्म कंपनी बहादुर का है। मुगली शासन का अंतिम दौर करीब आने लगा। जो भी धन मुगलों की पिछली पीढ़ियों ने जमा किया था, वो शाही परिवार की विलासिता में खर्च होने लगा। यहीं से मुगलों का अस्तित्व लगभग खत्म सा हो गया था। कमजोर होते मुगलों का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। देश में अपना कब्जा बढ़ाता गए और ताकत भी। 18वीं शताब्दी के मध्य में एक निजी कंपनी ने अपनी थल और नौसेना के जरिए 20 करोड़ की आबादी वाले एक देश को गुलाम बना लिया था। वो देश भारत था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कंपनी ने हजारों लोगों को मार डाला। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक काल का सबसे बड़ा नरसंहार कहा गया। स्वतंत्रता संग्राम के अगले वर्ष 1 नवंबर को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कंपनी के अधिकार समाप्त कर दिए और शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। भारत अब ब्रिटेन की महारानी के शासक के अधीन हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी मिल गई होगी और ऐसे ही हिस्ट्री के फैक्ट्स पाने के लिए Knowledge 24 को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।